Good morning, students. So, in this lesson, which we are discussing, chapter number 1 Natural Resources, Air, Water, and Land. In the last lecture, we have studied about the land. Now, we are going to deal with the last point of this particular chapter, that is the process of soil formation. Okay, so in this particular lesson, we are going to see how the soil is formed, okay, naturally. Now, the soil on the land is formed by a natural process. जो सॉइल तैयार होता है लैंड में, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी तैयार होती है वो नेचुरली तैयार होती है, नेचुरल प्रोसेस से तैयार होती है. द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द bedrock. Due to the heat, coal, and water of the sun, wind, and rain, respectively, the bedrock breaks down into pieces. Stones, sand, and soil are formed from these pieces. Microbes, worms, and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. देखो, जो सॉइल तैयार होती है कि लैंड के ऊपर जो सॉइल तैयार होगा, ये सपोज लैंड है, तो यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स तैयार होने वाले हैं सब, ओके, ये कैसे तैयार होने वाले हैं? ये जो फॉर्मेशन होगा सॉइल का वो कैसे होगा? जब लैंड में जो बेड रॉक है, जो रॉक्स है, वो ब्रेक होंगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में. और ये रॉक्स कब ब्रेक होते हैं? हीट की वजह से ब्रेक होते हैं, गर्मी की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से ब्रेक होते हैं, बारिश की वजह से ब्रेक होते हैं, तेज हवा की वजह से ब्रेक होते हैं. समझ में आ गया? बहुत सारे नेचुरल रीजन से, नेचुरल फैक्टर्स है जिस वजह से ये सॉइल क्या होता है, ब्रेक होता है. और मतलब रॉक्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और बहुत बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट होते हैं और फिर सॉइल फॉर्म होता है. ओके, और फिर इसी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वर्म्स है, इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े जो है वो रहते हैं, चूहे बिल्ली जो भी है, सब हम इंसान सब सॉइल में रह रहे हैं. ओके, और ये जो माइस और रैट्स है वो भी इसमें फाइंड हम कर सकते हैं, देख सकते हैं. और उसके बाद सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसमें जो रूट्स होते हैं, ट्रीज के रूट्स, वो भी हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, रॉक्स को वो लोग ब्रेक करने का काम करते हैं. कौन करते हैं? ट्रीज के रूट्स. ओके, सो रूट्स ऑफ द ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक द रॉक्स. ओके, ये जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या है? बहुत ही स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट टेक्स अबाउट 1,000 years फॉर अ 2.5 centimeter थिक लेयर ऑफ अ mature soil to form. Okay, so a soil layer of the thickness 2.5 centimeter. Okay, so the formation of this particular thickness of soil, it will take almost 1,000 years. Okay, सो 1,000 साल में 2.5 सेंटीमीटर थिक सॉइल की लेयर क्या होती है? क्रिएट होती है. सो बहुत ही स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन. नाउ सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग. देखो, जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बहुत ही कम पीरियड में. फॉर्म होने के लिए उसको बहुत लंबा टाइम लगता है. The formation of soil takes a very long time, but the destruction of soil can be done in a very short period. And the reason behind is floods. Okay, floods की वजह से, बाढ़ की वजह से soil destruct हो सकता है, storms की वजह से soil destruct हो जाता है, और फिर जो other human activities है, for example mining. Okay, so this led to the destruction of soil. For example, हम लोग एसटी में ट्रैवल करते हैं बसेस में. हम लोगों ने देखा है कि बसेस की जो सीट होती है वो गंदी हो जाती है. हम अगर ट्रैवल करते तो हमारा चेहरा गंदा हो जाता है. मट्टी जो है, सॉइल, जो पार्टिकल है सॉइल के, वो हमारे बॉडी के ऊपर आ जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बस क्या कर रहा है? सॉइल को डिस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है, सॉइल को एयर में मिक्स कर रहा है. ओके, उसके बाद जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तभी भी जो सॉइल क्या होता है, जमीन से उठ के एयर में मिक्स हो जाता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो सॉइल का लेयर है वो क्या होता है? खत्म होने लगता है धीरे धीरे. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल. दैट इज वाई it is necessary to conserve soil and to prevent erosion of the land. देखो, सॉइल को भी पल्यूट होने से रोकना है और उसको इरोड होने से रोकना है. इरोजन मतलब क्या? अगर सॉइल का लेयर कम हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरोजन ऑफ द सॉइल बोलेंगे, या फिर इरोजन ऑफ लैंड बोलेंगे. ओके, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द सॉइल?
सॉइल को कंजर्व करना जरूरी क्यों है? क्योंकि सॉइल के ऊपर ही प्लांट्स उगते हैं, लैंड के ऊपर ही हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। ओके, सो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, ओके, प्लांटेशन के लिए एंड फॉर आवर ओन बेटरमेंट वी नीड टू कंजर्व द सॉइल। ओके, the best remedy for this is to increase the green cover of the land. Erosion of land is reduced if grass, trees and bushes are grown in it. देखो, अगर हम लोग को सॉइल को इरोड होने से रोकना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इलाके में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स क्या करता है, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स, ओके, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के रूट होंगे वो क्या करते हैं कि सॉइल को जो है ना ऐसे जकड़ के रखते हैं। दे जस्ट के सॉइल को क्या करते हैं, वो जकड़, जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से सॉइल क्या होता है, इरोड होने से बचता है। ओके, now the color of soil is different, the texture of soil is different, okay, and the feel of soil, feel of soil means the amount of water vapor present in soil is also different with respect to the change in region. Okay, now we have studied about the humus in the previous lecture. Now what is humus? It is the layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. जब मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जब डिकम्पोज होते हैं तो वो उनके डिकम्पोजिशन से जो लेयर फॉर्म होता है सॉइल के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ह्यूमस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर aerating the soil and for holding water in the soil. So this humus is also important to hold the amount of water in the soil. Okay, the proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%. सो सॉइल के अपर लेयर में ह्यूमस कितना होता है, 33% से 50% के बीच में होता है। ओके, सो दिस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ forests on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin, and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. Now we know that we get crude oil from the land. When we dig inside the land, we get crude oil and other minerals. And this minerals and crude oil is formed by the upheavals or the plants or animals which will buried down the earth. देखो, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे अर्थ में होते रहते हैं। ओके, अर्थक्वेक होता है या फिर सुनामी, ये सब जो भी नेचुरल अकरेंस होती है अर्थ में, वो क्या करती है कि अर्थ को एजेस बाय एजेस क्या करती है, चेंज करती है। उसका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज होते जाता है। अब जो एनिमल्स और जो प्लांट्स अर्थ के जो लैंड है उसके अंदर बुरी हो गए थे, डूब गए थे, वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, और इसी क्रूड ऑयल से हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, जो अदर फ्यूल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। देखो, जो लिविंग थिंग्स है वो लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, so all the living things, and in this list we human beings also there, we are also there in this list. Okay, however the portions of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. Look at the following table. देखो, हम लोग लैंड का कितना यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 29% तक। पोर्टेबल वाटर या फिर फ्रेश वाटर कितना है, 0.3% ही है। मतलब पीने लायक पानी कितना है, 0.3% है, तो हम लोग 0.3% पानी का इस्तेमाल करें, और ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करें 21%। बाकी जो रिसोर्सेज है उसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हमारा मैक्सिमम यूज किसका है, लैंड का, फ्रेश वाटर का और ऑक्सीजन का। Even in this small proportions, the resources shown in the above table are sufficient for all the living things. इतना कम proportion होने के बावजूद ये जो भी resources है वो हमारे लिए क्या है, sufficient है। Only it is very necessary for man to control his greed. लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन resources को ठीक से और ध्यान से इस्तेमाल करें।
Okay, in other words, he must use these resources judiciously with the awareness that they are meant for all the other living things and not just for mankind. What we human beings are doing, we are exploiting the natural resources for our own good, but on the other hand, our exploitation has affected the other species which are living on the land. Okay, we have we have deforested the forested area, we have cut down the trees for our own purpose, but this has affected the animals which are living on that particular forest. Okay, then we have used the aquatic animals to a greater extent, we have polluted the water bodies which have affected the aquatic animals which are living in the water. Okay, we have contaminated the air, we have polluted air which is affecting the other living organisms. Okay, for example the birds. So whenever we are using these resources, we have to use it judicially. That means we have to use it properly, and we must keep in mind that these resources are not only for human beings but for all the other animals. Okay, now there is one institute which is called as IMD, which is India Meteorological Department. Now you can see that this is the department which gives us about sufficient information about the weather changes. जो weather जो change हो रहा है, मौसम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मिलता है. ओके, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1875. ओके, फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecast. इस इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शन क्या है कि वेदर को ऑब्जर्व करो और वेदर के बारे में लोगों को जानकारी दो. ओके, दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, मेक्स फोरकास्ट अबाउट रेन्स एंड स्टडीज द डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग. तो जो बारिश हो रही है वो बारिश कितने अमाउंट से हो रही है, कितने मिलीमीटर से हो रही है, ये सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, आईएमडी से मिलती है. ओके, सो हमारा जो चैप्टर है ये क्या हो गया अभी यहाँ पे इस पॉइंट के साथ फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है. सो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर which fulfill the basic needs of living things, and those are called as natural resources. We have seen important natural resources which are nothing but air, atmosphere, water, hydrosphere, land, that is lithosphere. Okay, we have also come into conclusion that soil has both biotic and abiotic constituents. Soil में living and non-living things दोनों होते हैं. Okay, there are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particles. So हम लोगों ने एयर एयर मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है वो भी स्टडी किया है. Then we studied about the ozone layer, okay, which is the protective shell of the earth. Okay, it protects us from the ultraviolet radiation emitted by the sun. Natural resources should be used carefully and sparingly, and this is one of the most important statement that we are depending on the natural resources, but this natural resources must be used very carefully, and we must spare these natural resources for other animals and for the future generation. Okay, so this is all about the first chapter. Your homework is going to be you have to complete this particular exercise. If you have any query regarding this particular exercise, you can message me. Okay, thank you.